कानपुर में टैक्सी स्टैंड के पास एक लड़की को, जिसकी उम्र लगभग 14 या 15 साल के आसपास रही होगी, उस लड़की को एक पुलिस वाला दिखाई दे जाता है। वो दौड़ते हुए पुलिस वाले के पास जाती है और जाकर अपनी बात बताती है कि साहब, ये जो एक व्यक्ति है ना, ये मेरे साथ रेप करता है, मेरे बलात्कार करता है और कई लोगों से भी ऐसे काम कराता है। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति उस पुलिस वाले के पास आता है और आकर हाथ जोड़ते हुए, रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि साहब, मेरी बेटी ने क्या कहा है मुझे नहीं पता, ये मानसिक रूप से अपना संतुलन खो चुकी है, बहुत ज्यादा परेशान है। इसका इलाज कराने के लिए मैं कानपुर लेके आया हूँ, हो सके तो इसे माफ कर दीजिएगा। वो कहता है कि तुम कौन हो और क्या करते हो? वो बुजुर्ग व्यक्ति कहता है कि साहब, मैं पेशे से प्राइमरी में टीचर हूँ और अपनी बेटी का इलाज कराने के लिए आया हूँ। वो लड़की कुछ बोल पाती या उस पुलिस वाला कुछ समझ पाता, तब ये बुजुर्ग व्यक्ति उस लड़की को अपने साथ लेके चले जाता है। सच तो ये था, ना तो वो उसकी बेटी थी और ना ही वो उसका बाप था। वाकई सचमुच लड़की सच बोल रही थी, लेकिन वो सच बोलना चाहती थी। एक मौका उसको मिला भी था, लेकिन वो सच कभी सामने आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा है। लेकिन जिस तरह से उस लड़की के साथ लगातार अपराध पर अपराध हो रहा था, वो वाकई अपने आप में। दरअसल थाना हैदरगढ़ के जो पुलिस इंस्पेक्टर हैं, पुलिस इंस्पेक्टर एक 55 या 56 साल के एक व्यक्ति को अपनी जीप में डालकर कोर्ट लेके जा रहे थे। पहले पेशी कराते, उसके बाद उसको जेल भेजना था। मगर जैसे ही पुलिस इंस्पेक्टर अपनी कार जीप में बैठते हैं, ड्राइवर चलाने की कोशिश कर रहा है और उस व्यक्ति के साथ एक हमरा था, एक पुलिस वाला था जो उसे जीप में बिठा रहा है। सब कुछ ठीक है और अचानक ही 8 या 10 पुलिस वाली जो महिलाएं हैं वो आती हैं और उस बुजुर्ग व्यक्ति को उस जीप के अंदर से खींच लेती हैं और सभी लोग मिलकर, सभी महिलाएं मिलकर उसको बहुत बुरी तरह से मारने लगती हैं, पीटने लगती हैं। इससे पहले कि ये कुछ समझ पाता है इंस्पेक्टर, वो दौड़ते हुए उस जीप से निकलता है और उन्हीं महिलाओं की तरफ दौड़ता है और कहता है कि छोड़ दो इसे। वो 2 को छुड़ाता, 4 को छुड़ाता, लेकिन वो 8-10 थी, इसलिए वो महिलाएं उसको बहुत मार रही थी, पीट रही थी। तब वो हाथ जोड़कर इंस्पेक्टर विनती करता है, कहता है कि ये मर जाएगा, इसकी उम्र लगभग 55-56 साल के आसपास है, इसकी उम्र पे तो तरस खाओ। तब कहीं जाकर और लोगों की मदद से उस बुजुर्ग व्यक्ति को छुड़ाया जाता है और एक बार फिर उसी जीप में बिठाया जाता है जिस जीप में उसे कोर्ट में ले जाया जा रहा था। तभी उस इंस्पेक्टर को याद आता है, अभी 3 महीने पुरानी बात तो थी, 3 महीने यानी कि 8 अक्टूबर 1997 की सुबह का वक्त है। जैसे अमूमन इंस्पेक्टर अपने थाने में बैठकर फरियादों की फरियाद सुनते हैं, तो वहां पर लाइन लगी हुई थी। एक एक करके लोग आ रहे थे, अपनी बात बता रहे थे, मगर एक दंपति, बुजुर्ग दंपति, वो खड़ा हुआ है और बार बार बस वो लोगों के खत्म होने का इंतजार कर रहा था और ये कोशिश कर रहा था कि ये लोग खत्म होंगे तब मैं जाकर इत्मीनान से अपनी बात करूंगा। आखिरकार इंस्पेक्टर की नजर पड़ जाती है और इंस्पेक्टर डांटते हुए कहता है कि चचा, क्या बात है, कितनी देर से यहाँ खड़े हो, क्यों आए हो? तो चचा कहते हैं कि सर, पहले ये लोग अपनी शिकायत सुना देंगे, उसके बाद मैं आराम से सुनाऊंगा। अच्छी खासी लाइन लगी हुई थी। तभी इंस्पेक्टर ने कहा, अगर आराम से सुनाना है तो जाकर सामने चबूतरे पर बैठ जाओ। इंस्पेक्टर डपटते हुए, डांटते हुए उस बुजुर्ग दंपति को जाकर चबूतरे पर बिठा देता है। वहीं बैठे रहते हैं। कम से कम 2 घंटे इंतजार करने के बाद तब उनका नंबर आता है अपनी बात कहने का और वो जाकर कहते हैं कि साहब, हमें कुछ ऐसी बात करनी है जो सिर्फ अकेले में ही हो सकती है। तो इंस्पेक्टर इधर उधर देखकर कहता है कि इतने सारे लोग थे, उनके सामने नहीं कहा, मेरे पुलिस वालों के सामने भी अगर तुम्हें बात कहते हुए शर्म आती है तो जाइए अपने घर चले जाइए। फिर वो कहता है कि साहब, बस एक बार सुन तो लो, आखिर बात क्या है? तो वो इंस्पेक्टर उन्हें धमकाते हुए, डपटते हुए, डांटते हुए कहता है, ठीक है, बताइए, जो भी आसपास में पुलिस के हमरा थे, सिपाही थे, कांस्टेबल थे, लेडीज हो या पुलिस वाले, सभी को अलग कर दिया। तब वो बुजुर्ग दंपति यानी कि वो व्यक्ति बात बताते बताते रोने लगता है। अभी बात की शुरुआत ही नहीं हुई थी। तभी वो इंस्पेक्टर एक बार फिर डांटता है और डांटते हुए कहता है कि मेरे सामने कोई नाटक करने की जरूरत नहीं है, जो बात है वो बात बताइए। तभी वो बुजुर्ग व्यक्ति कहता है कि साहब, मेरी लड़की की उम्र लगभग 14 साल के आसपास है, वो घर से गायब हो चुकी है, घर लौट कर नहीं आई है, बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। तब वो इंस्पेक्टर एक बार फिर उसी अंदाज में, जो एक पुलिस वालों का तौर तरीका होता है बात करने का, वो कहता है कि तेरी लड़की भाग गई होगी किसी के साथ, जाकर रिश्तेदारी में खोज, जिस लड़के से उस लड़की का अफेयर है, जिस लड़के के साथ वो घूमती होगी, उससे पता कर, यहाँ पुलिस थाने में तू करने के लिए क्या है, चल भाग यहाँ से। तब फिर वही बुजुर्ग व्यक्ति एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता है,
कहता है साहब मेरी पूरी बात सुन लो, और बात सुनने के बाद जब तुम्हें लगता है कि बात सुननी चाहिए तो ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ से कह देना चले जाने के लिए, तो मैं चला जाऊंगा। फिर बात बताते बताते वो बताता है कि साहब मेरी जो लड़की है वो गांव की ही प्राइमरी पाठशाला जो है, उसी प्राइमरी पाठशाला में वो पढ़ती है, लेकिन लगातार 4 साल तक तो पास होती है, कक्षा 4 तक, लेकिन जब चौथी क्लास में वो पास होना था, उसे 5वीं में आना था, वो फेल हो जाती है। और हमने यही जानने की कोशिश की कि अच्छी खासी लड़की थी, होशियार, तो ये फेल क्यों हो रही है। एक दिन वो मास्टर जी के पास जाते हैं, मास्टर जी से जाकर कहते हैं कि मास्टर जी ये हमारी बेटी अच्छी खासी थी पढ़ने में, लेकिन ये फेल क्यों हो रही है, क्या बात है। तब मास्टर जी कहते हैं कि तुम्हारी बेटी पढ़ने में बहुत कमजोर है, इसको एक्स्ट्रा ट्यूशन देने की जरूरत है, इसीलिए इसके मार्क्स कम आए थे, मार्क्स कम आने की वजह से इसको चौथी क्लास में दोबारा रखा गया है, और मैं इससे अलग से पढ़ाऊंगा तो ठीक हो जाएगी। गांव का सज्जन व्यक्ति था, सीधा साधा व्यक्ति था, वो मास्टर जी की बात मान लेता है, और स्कूल बंद होने के बाद वो एक्स्ट्रा क्लास चलाने की बात भी तय हो जाती है। जहां स्कूल था उससे कुछ ही दूरी पर उस व्यक्ति का मकान था। वो लड़की अब स्कूल में रुक जाती है छुट्टी के बाद, मास्टर जी उसे पढ़ाते हैं। तभी गांव का एक व्यक्ति इसी दूसरे व्यक्ति के पास जिसकी बेटी है उसके पास जाता है, जाकर कहता है कि स्कूल बंद हो जाता है, मास्टर जी तुम्हारी बेटी वहीं रहते हैं, वो क्या करते रहते हैं। वो कहते हैं, वो व्यक्ति कहता है कि मेरी बेटी को वो एक्स्ट्रा क्लास देते हैं, पढ़ाते हैं, इसीलिए मैंने परमिशन दे रखी है। वो तो सब ठीक है कि परमिशन दे रखी है, एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं, कि कमरे में बंद करके किस तरह की क्लास चलती है ये हमारी समझ से परे है। पूरे गांव में चर्चा चल रही है और तुम हो कि बिल्कुल बेफिक्र हो, कैसे बाप हो तुम। जब ये बात उसके बाप सुनता है तो उसका बाप उस दिन तो कुछ नहीं कह पाता, लेकिन अगले ही दिन का उसी वक्त का इंतजार करता है। अगला दिन आता है और अगला दिन आने के बाद स्कूल की छुट्टी होती है। इसकी छुट्टी होने के बाद कमरा बंद हो जाता है। लड़की और वो शिक्षक, जिसकी उम्र लगभग 57 साल के आसपास है, शिक्षक का नाम है राम गुलाम, और जो कि इस विद्यालय के हेडमास्टर जी हैं। एक और मास्टर जी हैं, वो कभी विद्यालय आते ही नहीं है, कभी कभार विद्यालय आते हैं, अटेंडेंस लगाई, सैलरी मिली और वहां से चले जाते हैं। अब ये सब अंदर चल रहा है, उस लड़की के पिता को गुस्सा आता है और जाके वो दरवाजे को जोर जोर से पीटना शुरू कर देते हैं। कहते हैं मास्टर जी बाहर निकलिए। लगभग 2-3 मिनट के बाद दरवाजा खुलता है और दरवाजा खुलने के बाद वो लड़की और मास्टर जी दोनों बाहर निकल के आते हैं। तब मास्टर जी चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती, मैं तुम्हारी बेटी को अंदर पढ़ा रहा था और तुम इस तरह से बाहर चीख रहे हो, क्या तुम ये नहीं चाहते कि तुम्हारी बेटी पास हो। वो कहता है कि साहब इसीलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ कि मेरी बेटी पास हो, क्योंकि जिस किसी से मैं शादी की बात करूंगा वो यही पूछेगा तुम्हारी बेटी कितनी पढ़ी लिखी है, और आप हैं किसी बंद कमरे में अगर इस तरह से रखेंगे पूरे गांव में बदनामी हो जाएगी, कौन इससे शादी करेगा, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो कुल मिलाकर सब ये चल रहा था। उस व्यक्ति ने अपनी बेटी को जब उस मास्टर जी के साथ देखा तो अपने घर जाने के बाद फैसला लिया, अपने बेटे से कहा अब ये बेटी इस विद्यालय में बिल्कुल भी नहीं पढ़ेगी, इसका नाम कटवा दिया जाए। यानी कि अभी 2-3 दिन पहले ही ये सब कुछ पता चला है और तीसरे दिन विद्यालय से उस लड़की का नाम कट जाता है। नाम कटने के बाद मास्टर जी को जब भी मौका मिलता था किसी ना किसी बहाने से उस लड़की को फिर से विद्यालय बुलाया करते थे, और विद्यालय बुलाने के बाद उसके साथ जो भी बातें करते थे करते थे नहीं करते थे पता नहीं, लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि अगले ही दिन वो लड़की गायब हो जाती है और मास्टर जी भी गायब हो जाते हैं। जब ये पूरी बात मास्टर जी की पूरी बातें वो व्यक्ति अपनी बेटी की उस इंस्पेक्टर के सामने बताता है तो इंस्पेक्टर भी कुछ पल के लिए हैरान था, परेशान था, और सेम टू सेम यही बातें, यही सब कुछ उसकी पत्नी भी बताती है कि साहब रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए कहती है कि मेरी बेटी को वापस ला दो, बेटी नहीं आएगी तो हमारी बहुत बदनामी हो जाएगी, हम क्या करेंगे। बात आती है तहरीर लिखने की। जब तहरीर लिखने की बात आती है इंस्पेक्टर कहता है कि आपको तहरीर लिखनी ही पड़ेगी, जांच तभी आगे बढ़ सकती है, बिना तहरीर के कुछ काम नहीं हो सकता। तब वो दोनों दंपति रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं कि साहब बात अगर तहरीर तक पहुंचेगी, मुकदमा दर्ज होगा, गांव तक बात पहुंचेगी, अखबार में छप सकता है, और अखबार में छपेगा तो हमारी बहुत बदनामी होगी, बिना किसी तहरीर के आप कार्रवाई कर दीजिए। तब इंस्पेक्टर भरोसा दिलाता है कि आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और मैं इस तहरीर को किसी को भी पता नहीं देने दूंगा। अब तक जो इंस्पेक्टर बहुत ही गुस्से में वाले स्वभाव से था, वो कहीं ना कहीं बुजुर्ग दंपति की बात सुनने के बाद इमोशनल हो जाता है, परेशान हो जाता है। उसे भी लगने लगता है कि वाकई ये दंपति परेशान हैं, और इसके लिए एक काबिल सब इंस्पेक्टर SN सिंह को इस मामले की जांच दी जाती है, और जांच देने के बाद कहा जाता है कि जितनी भी जल्दी हो सके इस लड़की को बरामद किया जाए, वापस लाया जाए और उसके पिता को सौंप दिया जाए। और जब ये लड़की यहाँ सौंप दी जाए तो उस आरोपी को
उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में, संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेजा जाए। इतना आसान नहीं था जितनी आसानी से इंस्पेक्टर ने कह दिया था। अक्टूबर का महीना था, पूरा निकल जाता है, लेकिन वो ना लड़की मिलती है, ना ही वो बुजुर्ग व्यक्ति मिलता है, यानी कि शिक्षक मिलता है। मास्टर साहब भी गायब थे। अब बात स्कूल तक ना पहुंचे, बात गांव तक ना पहुंचे। एक दिन एसएन सिंह सीधे गांव पहुंच जाते हैं और जाकर प्राइमरी में उसी टीचर जो आने लगता है उससे और आसपास के गांव के लोगों से पूछा जाता है कि मास्टर जी कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ से आते थे, इनके बारे में पता करने की कोशिश की जाती है। अब गांव से एक लड़की गायब है, मास्टर जी गायब हैं, तो इन एसएन सिंह जो सब इंस्पेक्टर है उनसे पूछा जाता है कि साहब आपको मास्टर साहब की क्या जरूरत आन पड़ी है। तब वो एक बहाना बनाते हैं, कहते हैं कि हमारे पास बेसिक शिक्षा विभाग से एक शिकायत आई है। उस शिकायत में लिखा हुआ है कि मास्टर जी को कुछ धनराशि दी गई थी विद्यालय में काम कराने के लिए, लेकिन मास्टर जी ने काम नहीं कराया, घोटाला किया है, इसलिए इस मामले की जांच की जाएगी और जांच में अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो इन्हें जेल भेजा जाएगा। ऐसी ही बात थी, कुछ इसी बहाने से वो इस मास्टर जी के बारे में पता करने की कोशिश कर रहे थे। गांव में कुछ सुगबुगाहट चल रही थी, बेटे के बारे में कुछ नहीं चल रही थी, इसलिए वक्त के साथ साथ ये बात भी दबने शुरू हो जाती है। लेकिन वक्त कुछ इतना गुजरता है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने गुजर जाते हैं, लेकिन इस बेटी का पता नहीं चलता। एसएन सिंह को एक अन्य मामले की जांच दी गई थी और वो जांच करने के लिए निकले हुए थे लिहोरा के इलाके में, और जैसे ही अपनी जीप के साथ या अपनी बाइक के साथ बाइक पे जा रहे थे, पीछे एक सिपाही बैठा हुआ है, और जाने के बाद जैसे जा रहे हैं तो एक लड़की और एक बुजुर्ग व्यक्ति दोनों उन्हें रास्ते में दिखाई देते हैं। और जैसे ही वो उनके करीब पहुंचते हैं अपनी बाइक से, तो बुजुर्ग व्यक्ति इन पुलिस वालों को देखकर भाग जाता है। वो लड़की वहीं खड़ी रह जाती है। लड़की वहीं खड़ी रहती है, लड़की को पास बुलाया जाता है, उससे पूछा जाता है कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है। लड़की नाम बताती है, उससे और पूछा जाता है तुम कहाँ के रहने वाली हो, तो वो अपना गांव का नाम भी बता देती है। वो कहती है साहब कि मैं रामनगर की रहने वाली हूँ, रामनगर गाँव की। तब सब इंस्पेक्टर की आंखें खुल जाती हैं, वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, कहते हैं अरे ये तो वही लड़की है जिसको हम अक्टूबर के महीने से तलाश कर रहे थे, जिसके पिताजी बहुत ज्यादा परेशान थे। तुम वही लड़की हो ना, तुम्हारे पिताजी का नाम कुछ ऐसे ही है ना। एक नाम लिया जाता है जो उसके पिताजी का असली नाम होता है, मैं असली नाम बता नहीं सकता, इसलिए जब बिल्कुल कंफर्मेशन हो जाता है, वो पूछा जाता है कि वो जो आदमी था तुम्हारे साथ वो कौन है, कहाँ है, तो वो लड़की कहती है कि वो पेड़ के पीछे छुपा हुआ है, वो कहीं भागा नहीं है। तो पुलिस वाले उस व्यक्ति को पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद उसको घसीटते हुए सीधा थाने लेके जाते हैं। लड़की थाने आती है। अब लड़की से पूछताछ की जानी थी, इसलिए इस थाने के जो इंस्पेक्टर होते हैं, यानी कि हैदरगढ़ थाने के इंस्पेक्टर साहब एक महिला कांस्टेबल को तैनात करते हैं। उनसे कहते हैं कि इस लड़की का जो भी बयान है उसे आप राइटिंग में ले लीजिए, इससे बात कर लीजिए। लड़की का बयान लिया जाता है और लड़की जब बयान बताती है तो बताने से पहले ही वो रोने लगती है बहुत बुरी तरह से। रोते रोते कहती है कि मैम, मैं कक्षा 4 तक तो ठीक ठाक पढ़ रही थी, अच्छी खासी होशियार थी, लेकिन अचानक ही मुझे फेल कर दिया गया। फेल होने की वजह ये थी, जब मैं कक्षा 3 में थी तभी ये मास्टर जी यानी कि राम गुलाम मास्टर जी विद्यालय में पहली बार आते हैं, और इनका जो स्वभाव है वो कुछ इस तरह का है, जो भी विद्यालय में चाहे कक्षा 2 की या 1 की या 3 की या 5 की लड़की है जो खूबसूरत है, उसको किसी न किसी बहाने से डांटते थे, फटकारते थे। वो लड़की जब डर जाती थी, सहम जाती थी, तब उसे अपने पास बुलाते थे। उसे अपने पास अपनी गोद में बिठाकर उसको गलत सलत नजरिए से, गलत सलत तरीके से छूते थे, परेशान करते थे। शायद ही विद्यालय में कोई ऐसी लड़की बची होगी जिसको उन्होंने इतनी गंदी, इतनी बुरी नीयत से ना छुआ होगा। लेकिन मैं ऐसी अभागी थी कि उन्होंने मेरे साथ कुछ ज्यादा ही ज्यादती कर दी, और ज्यादती कुछ इस तरह की, जब कक्षा 4 में आती है तो मुझे फेल कर देते हैं, और फेल कर देते हैं। पूछती हूँ उसकी, मास्टर जी सब लोग तो पास हो जाते हैं, आप मुझे फेल क्यों कर रहे हैं? तभी वो उस पर और भी गंदी नजर रखते हैं, कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब की बार मैं तुम्हें पास कर दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी कुछ जरूरतों को पूरा करना पड़ेगा। अगर तुम मेरी जरूरतों को पूरा कर सकती हो तो ठीक है। छोटी बच्ची थी, 14 साल की या 15 साल की, इससे ज्यादा की थी नहीं, और उस लड़की को जैसा कहा जा रहा था वो वैसे ही कर रही थी। और ऐसे करते करते जब उसके पिताजी को ये बात पता चल जाती है, और पिताजी की बातों के बाद ये मास्टर साहब, ये गुरुजी उस लड़की से कहते हैं कि अब तुम्हारे पिता मुझसे तुम्हें मिलने नहीं देंगे, इसलिए हम यहाँ से भाग चलते हैं। तुम देखने में कितनी सुंदर हो, तुम्हें तो फिल्मों में काम भी मिल सकता है। कुछ इसी बहाने से उस लड़की को लेकर साथ चला जाता है और सीधा पहुंचता है लखनऊ। लखनऊ एक होटल में कमरे लेते हैं किराए पर। ये कहा जाता है कि ये मेरी बेटी है। वो 57 साल का बुजुर्ग मास्टर कहें, दरिंदा कहें, और वो 14-15 साल की लड़की उसकी झांसे में आ जाती है। और उसके बाद वो एक तस्वीर लाता है, सिंदूर लाता है, तस्वीर सामने रखकर उसकी मांग में
मांग भर देता है, कहता है कि अब हम तुम दोनों शादी हो चुकी है और तुम मेरी धर्म पत्नी हो गई हो। लड़की कहती है शादी ऐसे नहीं होती है। शुरुआत में उसने ऐसी डरा के धमका कर उसके कहा कि अगर तुमने ये बात नहीं मानी तो तुम्हारे पिता को, तुम्हारे भाई को मार दिया जाएगा। ऐसी बहाने करके उस लड़की के साथ वो रेप करता है। लड़की रोती रहती है, बिलखती रहती है। वो पहला दिन था और अब हर दिन उसके साथ ऐसे ही वो बुजुर्ग व्यक्ति सुहागरात मनाता था, उसे अपनी पत्नी की तरह रखता था। लेकिन उसके पास महज एक जोड़ी कपड़े थे, जो कपड़े वो घर से लेके आई थी, ज्यादा कपड़े भी नहीं लाई थी। जब ये बाहर खरीदारी करने के लिए जाती है तो उस बच्ची को क्या पता था, उसे लगा कि शायद धर्मपत्नी होने का मतलब ये है सिंदूर। और जब सिंदूर लगाकर यहाँ से निकलती है तभी वो शिक्षक कहता है कि सिंदूर लगाने की सिर्फ जहां मैं कहूंगा वहां जरूरत होगी, बाहर कभी सिंदूर लगा के मत जाना। बाहर कोई पूछता है तुमसे तो कहना कि मैं इनकी बेटी हूं। बाहर वो बेटी थी और चार दीवारी के अंदर वो पत्नी बन जाया करती थी। उसके साथ हर दिन वो ऐसी स्वागत मनाता था। वो कहता था सिंदूर तुम तभी लगा सकती हो जो तुम्हारी हमारी शादी रजिस्टर्ड हो जाएगी। और इसके लिए उसने एक दिन एक व्यक्ति को लाता है, कहता है सब रजिस्ट्रार डिपार्टमेंट के व्यक्ति हैं और ये तुम्हारी शादी कराना चाहते हैं। मैं इनके लिए खाना बाहर से पैक करा के लेके आता हूँ, इसलिए तुम इनके साथ थोड़ा सा वक्त बिताओ। उस व्यक्ति ने शादी कराने के बहाने से उस लड़की का रेप किया और कई घंटे वो उसके साथ ऐसे ही करता रहा। जब वो मास्टर जी बाहर से अंदर आते हैं तब वो लड़की कहती है कि इन्होंने मेरे साथ गंदा काम किया था, घिनौना कृत्य किया था, वैसे जैसे तुम करते हो। क्या ऐसी शादी होती है? वो लड़की जब ये बात बता रही थी, मास्टर साहब कहते हैं कि परेशान क्यों होती हो, जब भी तो सर्टिफिकेट मिलेगा। इनसे ही पता चला है कि जब तक उम्र 18 साल नहीं हो सकती, 18 साल की उम्र में से पहले शादी नहीं हो सकती, इसलिए सर्टिफिकेट देंगे, सर्टिफिकेट के लिए तुम्हें ये सब करना पड़ेगा। अब हर दिन कोई ना कोई बदलता था। कुछ दिन होटल में रहते हैं, फिर उसके बाद चले जाते हैं एक अपने रिश्तेदार के यहाँ लखनऊ में, और रिश्तेदार के यहाँ से सीधा चले जाते हैं कानपुर में। और कानपुर में ऐसे ही एक व्यक्ति आता है, वकील बन के कहता है कि मैं इनकी शादी करा दूंगा। और फिर उस लड़की के साथ ऐसे ही घिनौना कृत्य वो करता है। और कानपुर में भी नए नए लोग बदलते रहे, उस लड़की का रेप अलग अलग दिन अलग अलग लोग करते रहे। यहाँ से वो उसे लेकर अब सुल्तानपुर की तरफ जाने की तैयारी में थे। टेम्पो स्टैंड पे खड़े थे, एक सिपाही खड़ा हुआ है। वो लड़की दौड़ के जाने वाली थी, उससे पहले कहती है मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, क्या तुम मेरे लिए पानी ला सकते हो? तब वो मास्टर साहब पानी लेने के लिए दुकान पे चले जाते हैं और वो लड़की दौड़कर पुलिस वाले के पास जाती है। मास्टर साहब देख रहे थे और देखते इससे पहले कि वो पुलिस वाले से पूरी बात बताती, वो जाकर खड़ा हो जाता है, कहता है कि साहब ये मेरी बेटी है, मानसिक रूप से परेशान है, पागल हो चुकी है, इसका इलाज कराने के लिए आया हूँ, इसकी बात का बुरा मत मानना। और उस पुलिस वाले ने ये जानने की भी कोशिश नहीं की कि ये लड़की जो बोल रही है वो सच है या झूठ है। उसको वो वहां से लेके चला जाता है और अपने प्रोफेशन के बारे में बताता है कि मास्टर हूँ, इस गांव के एक प्राइमरी स्कूल का हेड मास्टर हूँ। जब पुलिस वाला ये बात सुनता है तो पुलिस वाले को यकीन हो जाता है, क्योंकि गुरुओं पर तो सबसे ज्यादा भरोसा किया जा सकता है। लड़की को लेकर सुल्तानपुर जाया जाता है। सुल्तानपुर भी ऐसे ही एक जगह रहती है, ऐसी जगह ऐसे गांव में रहती है जहां ना दूर दूर तक पुलिस वाला था। तब वो मास्टर उसको मारता है, पीटता है, कहता है कि तू जितना चिल्ला सकती है उतना चिल्ला, ये तेरी चीखने चिल्लाने की आवाजें किसी के पास तक नहीं जाएंगी, इसलिए अब जितना भी है यही रहना है। वहां भी अलग अलग लोग आते रहे और उस लड़की का रेप करते रहे। शायद वो मास्टर उसके साथ उसकी जो संतुष्टि थी या कुछ भी कह सकते हैं वो कर नहीं पा रहा था, तो शायद इसीलिए वो ऐसे लोगों का इस्तेमाल कर रहा था। और उस बच्ची को, फूल सी बच्ची को वो गंदा करने पर तुला हुआ था। वो लड़की निकलना चाहती थी, लेकिन जब यहाँ ज्यादा दिन नहीं रुक पाई इस गाँव में, तब वहां से वो अलग जा रही थी। और ऐसी टकराव की स्थिति पैदा होती है कि उसी एसएन सिंह यानी कि जांच अधिकारी, इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर के ये उसमें मिल जाते हैं एक पेड़ के नीचे, जो कि लिलहोरा इलाका था। और वहां से उसे जब थाने लेकर आते हैं, और जब ये महिला कांस्टेबल इस लड़की की बात सुनती है तो वो इतना परेशान हो जाती है, इतना अंदर से अपने आप को रोकने की कोशिश करती है लेकिन रोक नहीं पाती, और हवालात का दरवाजा खोलते हैं और उस शिक्षक को बहुत बुरी तरह से जब मारती है, मारते मारते उसको बेहोश कर देती है। जब ये आवाजें, चीखने की, चिल्लाने की आवाजें मास्टर की जब बाहर तक जा रही थी, तब दौड़ते हुए इंस्पेक्टर आते हैं और कहते हैं कि क्यों मार रही हो? साहब अगर आपने भी ये सब बातें सुन ली तो शायद आप भी इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो कहते हैं कि मैं बहुत पहले सुन चुका हूँ, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब इसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। उस लॉकअप का ताला लगा दिया जाता है और इंतजार किया जाता है कोर्ट में हाजिर करने का। और जैसे ही इंस्पेक्टर अगले ही दिन सुबह सुबह का वक्त था, उस शिक्षक को जीप में बिठाकर 2 सिपाही पीछे बैठे हुए हैं, उसकी सुरक्षा में एक सिपाही गाड़ी चला रहा है और इंस्पेक्टर उसको साथ जब लेके जाने की कोशिश कर रहा था, तभी उस थाने की 8-10 महिला कांस्टेबल और दरोगा मौका मिलते ही
उस शिक्षक को खींचती हैं और खींचकर बहुत बुरी तरह से मारना पीटना शुरू कर देती हैं। तब वो इंस्पेक्टर बचाने की कोशिश करता है, उन सिपाहियों से, चालक से और आसपास जो सिपाही थे उनसे गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि बचा लो, ये मर जाएगा, पूरा थाना सस्पेंड हो जाएगा, पूरे थाने की बर्बादी हो जाएगी, इसलिए इसको बचाने का वक्त आ गया है। तब कहीं जाकर वो महिला शिक्षक उसे छोड़ते हैं और मामला फिर कोर्ट पहुंचता है, वो जेल जाता है। जब जेल जाता है, ट्रायल चलता है, सारे सबूत इकट्ठे किए जाते हैं, चाहे वो सुल्तानपुर के थे, कानपुर के थे, लखनऊ के थे। एसएन सिंह एक चार्जशीट में बड़ी खूबसूरती से उसको पिरोता है ताकि इस शिक्षक को कड़ी से कड़ी कार्रवाई इससे हो सके और सजा मिल सके। जब जज साहब इस केस की सुनवाई करते हैं तो उस लड़की को हाजिर होने के लिए, उसके बाप को हाजिर होने के लिए कोर्ट में आदेश देते हैं, लेकिन उसका बाप हॉस्टाइल कर जाता है, कोर्ट में आता ही नहीं, और कोर्ट में ना आने की वजह से केस बहुत कमजोर पड़ जाता है। तब कहीं जाकर वो जो महिला कांस्टेबल होते हैं, जांच अधिकारी होता है, इंस्पेक्टर होता है, होटल वाला होता है, सुल्तानपुर वाले होते हैं, कानपुर वाले होते हैं, लखनऊ वाले होते हैं, उन सबको इकट्ठा किया जाता है, तब जज के सामने पेश किया जाता है। तब जज शायद उतनी इस केस में दमदारी नहीं रही थी, इसलिए इस शिक्षक को, इस गुरुजी को, इस भेड़िए को 7 साल की सजा होती है। और 7 साल की सजा होने के बाद ये 7 साल अपने उस सलाखों के पीछे काटता है। लेकिन उधर वो लड़की जब बड़ी होती है तो उसके पिता उसकी शादी कर देता है, इसी डर से, इसी भय से कहीं ऐसा ना हो ये बात खुल जाए और उसकी बेटी की जिंदगी, उसके परिवार की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाए। मास्टर ने जो काम किया है वो वाकई अशोभनीय है, अकल्पनीय है और अक्षम्य है। इसको कभी भी माफ नहीं किया जा सकता जो उसने किया है। काश महिला कांस्टेबल को ये भी आज़ादी होती कि उसे मारने के बाद उनको कोई सजा ना होती, तो शायद ये अच्छा हो जाता। ऐसे लोगों का इस पृथ्वी पर जीने का कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। आप अपने बच्चों का हर वक्त, हर समय ख्याल रखें, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, स्कूल में क्या पढ़ाई हो रही है, रीचेक करते रहें। कम से कम उनके साथ जो होता है गुड टच, बैड टच के बारे में बताते रहें। इस विद्यालय में ये अकेली नहीं थी, इस विद्यालय की प्रत्येक छात्र के साथ ऐसा हो चुका था, इसके साथ ज्यादा हो गया था, अति हो गई थी। इसलिए इस कहते हैं कि अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चुप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। अति हो गई थी इसलिए